रहते हुए 113 दिन के अनशन के बाद शहीद भगत सिंह का अनशन तोड़वाया गया और जाकर के फिर 1931 में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। शहीदों ने इस देश के लिए अंतिम स्टेज पे जाकर के भी फांसी के फंदे पर झूलने से पहले भी शहीद भगत सिंह जैसे शहीदों ने अपनी मां से किया हुआ वादा निभाया कि अंतिम क्षण में भी मैं इंकलाब जिंदाबाद बोल करके फांसी के ऊपर जाऊंगा। अंग्रेजों ने साजिशा निर्धारित समय से 12 घंटे पहले उनको पहले वाले दिन फांसी दे दी गई। उग्रभीड़ ने विरोध किया, अजले उनके शरीरों को छोड़ करके अंग्रेजों को भागना पड़ा और सतलुज के किनारे उन शहीदों को अंतिम संस्कार किया गया। इसी प्रकार एक शहीद उसमें बच निकले थे, बटुकेश्वर दत्त, उनको सिर्फ फांसी हुई थी। 1937 तक अंडमान की सेलुलर जेल में उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई। उसके बाद 7 नवंबर आंदोलन महात्मा गांधी ने 1930 में जारी रखा। गोलमेज कॉन्फ्रेंस अंग्रेजों ने आमंत्रित किया महात्मा गांधी जी को कि आइए और सामने राउंड टेबल पे बैठ करके भारत के बारे में चर्चा कीजिए। इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी कि हम अंग्रेजों के अधीन रहेंगे ही नहीं, इससे कम हमें कुछ मंजूर नहीं है। और भारत का स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया गया लाहौर में 1930 में 26 जनवरी को। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कुछ मिला भारतीयों को, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं मिला। 1935 में थोड़ी सहूलियतें दी गई, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया। इसी बीच विश्व युद्ध फिर शुरू हो गया दुनिया में। तीसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की बुरी तरीके से अंग्रेज असफलता को प्राप्त किया, अंग्रेजों की सेनाएं बर्बाद हो गई। किसी भी प्रकार से युद्ध वो जीत गए, लेकिन उनके पास अपने गुलाम देशों के ऊपर कब्जा करने की औकात नहीं रही, क्षमता नहीं रही। उसको भागते हुए महात्मा गांधी जी ने मौके को साधते हुए उसमें करो या मरो का नारा देते हुए अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया गया। बड़ी संख्या में देश के शीर्ष नेतृत्व महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जैसे बड़े बड़े नेता दूसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मार्फत आंदोलन चला रहे थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो चेंज कर दिया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी को सोशलिस्ट आर्मी में शहीद भगत सिंह ने वो संगठन, इसी बीच में जो अनुशीलन समिति थी उसको भी चेंज करके उसका नाम भी बदल दिया गया था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बन गया था एम.एन. रॉय की अध्यक्षता में। वो संगठन भी लगातार प्रयास करते रहे और संघर्ष आगे बढ़ते बढ़ते अंग्रेज इतने मजबूर हो गए कि उनको वहां से कमीशन भेजना पड़ा अपना संसदीय सदस्यों को कि भारत को आजाद करना है, एक सिस्टम तैयार करो वहां से कब आजाद करना है। और वो तीसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत को अवसर दिया कि अपने एक सभा बनाए, संवैधानिक सभा बनाए, कैसे देश चलेगा। लेकिन चलते चलते अंग्रेज एक साजिश चल गए कि भारत को 2 हिस्सों में बांट के चले गए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया और अगले दिन भारत। इस प्रकार भारत आजाद हुआ। लेकिन हमें याद रखना है, स्थिति ऐसी आई हुई है कि उनकी तुरबत में नहीं है एक भी दिया, उनकी तुरबत में नहीं है एक भी दिया। जिनके लहू से जला करते थे चिरागे वतन, वो जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। हालात ऐसे हैं कि समय की नजाकत ने उन वीर शहीदों के गाथाओं को, उनके रक्त रंजित पन्नों को इतिहास से हटा दिया है। लेकिन आज हमें गर्व है कि हम आजादी का 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। जो तिरंगा झंडा देश की मुख्य जगहों पे फहराया जाता था, उसके लिए भी संविधान संशोधन जुलाई में हो गया है। हर देश का नागरिक अपने घर के ऊपर तिरंगा झंडा फहरा सकता है। मकसद इतना है कि उन शहीदों को याद रखो, और ये जब तिरंगा आपके हाथ में होगा तो छोटी मोटी जो झगड़े हैं समाज के, देश के, जाति के, पार्टी के, क्षेत्र के, वो समाप्त हो जाएंगे अपने आप। जब राष्ट्र अपने को दिखेगा तो गांव में भी हम एक रहेंगे, प्रदेश में भी हम एक रहेंगे और देश के लिए मर मिटने को तैयार रहेंगे। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ कि दौलत ना अता करना मौला, शोहरत ना अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे जन्नत ना अता करना मौला, कि सम्माहे वतन की लो पर जब, सम्माहे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो तो होठों पे गंगा हो और हाथों में ये तिरंगा हो। बहुत बहुत आभार।